बहू, अब मुझसे घर और पोते की देखरेख नहीं हो पा रही है। मेरा बेटा काफी कमा लेता है, उतना हमारे लिए बहुत है। तुम अब अपनी नौकरी छोड़ दो और घर तथा बच्चे को संभालो, सास ने आदेश देते हुए कहा। लेकिन शिखा ने सास की बात अनसुनी कर दी और अगले दिन काम पर चली गई। जब उस स्वाभिमानी बहू ने फोन उठाया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई गहरा सदमा लगा हो। हाथ से उसका फोन लगभग गिर ही गया था। उसके हाथ पांव कांपने लगे। उसे चक्कर आने जैसा महसूस हुआ। वह उसकी सास का फोन था। शिखा, आज जरा जल्दी घर आ जाना, क्योंकि तुम्हारी बड़ी सास यानी मेरी बड़ी बहन सुलोचना आ रही हैं। यह सुनते ही शिखा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सास फोन पर बोलती जा रही थीं, शिखा, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? शिखा ने खुद को संभालते हुए कहा, जी माँ जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। फोन रखकर वह कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, क्या मैंने अभी जो सुना वह सच है? मेरे किस जन्म की दुश्मनी मुझ पर निकाली जा रही है? सुलोचना मौसी अब क्यों आ रही हैं? शिखा ने खुद से सवाल किया। सुलोचना शिखा की बड़ी सास थीं। शिखा ने उन्हें तूफान नाम दिया था। उसका मानना था कि अगर वह तूफान एक बार घर में घुस जाए तो सुख शांति सब हवा हो जाती है। उनकी हर हरकत घर में भूकंप लाने जैसी होती थी। पिछली बार जब वह आई थीं, तो उनका जोर से बोलना, उनकी पैनी नजरें और हर छोटी बात में कमियां निकालनाएं सब शिखा को याद आने लगा। आज वही तूफान फिर से उनके घर में दाखिल होने वाला था। दरअसल सुलोचना 6 महीने पहले उनके घर आई थीं, और तब जो कुछ हुआ था उसे शिखा आज तक नहीं भूल पाई थी। वह रविवार का दिन था। सुबह सुबह गुलाबी रंग की साड़ी में सजकर शिखा रसोई में जल्दी जल्दी चाय छान रही थी। सास वाणी जी कमरे से बाहर आईं और रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर चुपचाप अंदर झांकने लगीं। अरे शिखा, आज तो रविवार है ना? क्या बात है, कहीं बाहर जा रही हो क्या? वाणी जी ने थोड़े आश्चर्य से पूछा। चाय का कप लेकर बाहर आते हुए शिखा ने कहा, वो माँ जी, असल में बात यह है कि। शिखा अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वाणी बोल पड़ी। क्या मायके जाने की तैयारी चल रही है? पूरे हफ्ते ऑफिस की नौकरी और रविवार को मायका याद आता है। शिखा ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं माँ जी, मैं मायके नहीं जा रही हूँ। आज ऑफिस में एक बहुत जरूरी मीटिंग है। सभी कर्मचारियों को बुलाया गया है। वाणी जी का चेहरा और कठोर हो गया। तुम्हारे ऑफिस वालों के कोई कायदे कानून हैं या नहीं? उनके बुलाने से क्या होता है? आज ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं है। माफ कीजिएगा माँ जी, जाना बहुत जरूरी है। कल रात बॉस का फोन आया था। कंपनी के बड़े अधिकारी आ रहे हैं। सोमवार की मीटिंग आज ही रख दी गई है और प्रेजेंटेशन मुझे ही देनी है। इससे पहले कि वाणी जी कुछ और कहतीं, शिखा ने आगे कहा, पर आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैंने सबके लिए चपातियां बनाकर रख दी हैं। सब्जी बनाने का समय नहीं मिला, पर रात को दही जमा दिया था जो फ्रिज में है। आप सब लोग खा लीजिएगा। वाणी गुस्से में बोली, चपाती और दही का मैं क्या करूंगी बहू? वह बहुत नाराज थीं। क्या तुम भूल गई कि 2 दिन पहले ही मैंने बताया था कि तुम्हारी बड़ी सास सुलोचना आ रही हैं? यह सुनते ही शिखा स्तब्ध रह गई। दिन भर की भागदौड़ और ऑफिस के तनाव में वह वाकई भूल गई थी कि आज बड़ी सास सुलोचना घर आने वाली हैं। सच में, इसीलिए माँ जी इतनी गुस्से में हैं, क्योंकि मैं बड़ी सास की खातिरदारी के लिए घर पर नहीं रहूंगी। पूरी दुनिया एक तरफ और सुलोचना मौसी एक तरफ, उसने मन ही मन बुदबुदाया। अरे, तुम्हें अपनी ऑफिस के अलावा और याद ही क्या रहता है? अभी अपने बॉस को फोन करो और कह दो कि तुम नहीं आ रही हो। नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरा मतलब है कि आज की प्रेजेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी मुश्किल से मुझे यह अवसर मिला है। वाणी जी गुस्से में कुछ कहने ही वाली थीं कि पीछे से एक आवाज आई, क्या वाणी, तुमने सुबह सुबह ही शुरू कर दिया। विश्वनाथ जी रसोई के दरवाजे पर खड़े थे, हाथ में अखबार और चेहरे पर असंतोष। उन्होंने सब सुन लिया था। बहू को जाना जरूरी है तो उसे जाने दो।
क्या घर का काम एक दिन तुम नहीं कर सकती? बेटा शिखा, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। शिखा को ऑफिस के लिए पहले ही देर हो रही थी। ससुर जी की अनुमति मिलते ही उसने राहत की सांस ली। वह तुरंत कमरे की ओर गई, बैग लिया और पीछे मुड़कर कहा, थैंक यू पापा जी, मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी। जवाब में विश्वनाथ जी मुस्कुराए और सिर हिलाया। प्रोजेक्ट का काम ध्यान से करना, बाकी सब छोड़ दो। विश्वनाथ जी जानते थे कि बहू नौकरी करती है और प्राइवेट नौकरी में बॉस के आदेश का पालन करना पड़ता है। सच कहूं तो आज तक आपने हमेशा बहू का साथ दिया है, पर आज अचानक आप उस पर गुस्सा क्यों नहीं हुए? वाणी ने कुछ देर शांत रहने के बाद पूछा। विश्वनाथ जी ने कहा, हाँ, मैं बहू की परेशानी समझता हूं और उसका साथ भी देता हूं, पर तुम्हें भी पता है कि आज सुलोचना आ रही है। उसे पता चलेगा कि बहू घर पर नहीं है तो देखने वालों को कितना बुरा लगेगा। लोग यही सोचेंगे कि बहू तो मजे से ऑफिस चली गई और सास यहां रसोई में खट रही है। घर की इज्जत जाएगी। इज्जत की चिंता छोड़ो और काम के बारे में सोचो। तुम्हारी बहन के आने से पहले हम सब तैयार कर लेते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं सब्जियां काटता हूं, तुम खाना बनाओ। सुलोचना के आने तक भोजन तैयार हो जाना चाहिए। वाणी जी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। आप सब्जियां काटेंगे? अखबार पढ़ने से फुर्सत मिल गई आपको। अखबार को बगल में रखते हुए विश्वनाथ जी बोले, लो, मैंने अखबार रख दिया। अब जल्दी बताओ कौन सी सब्जी काटनी है। विश्वनाथ जी गुनगुनाते हुए सब्जियां काटने लगे। पति को गाते देख वाणी भी मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में दोनों ने खाना बना लिया। तभी बाहर से ऑटो की आवाज आई। लो, विलेन की एंट्री भी हो गई, विश्वनाथ जी ने हंसते हुए कहा। वाणी ने उन्हें गुस्से से देखा। सुलोचना जी ऑटो से उतरीं। सुनहरी चमक वाली हरी साड़ी, लंबे बाल और हाथ में एक भारी बैग। उम्र का असर उनके चेहरे पर था। वाणी जी ने स्नेह से कहा, जी। दोनों बहनें गले मिलीं। गेट पर ही बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सफर कैसा रहेगीन ठीक था वाणी, पर ऑटो ड्राइवर को पता नहीं था, उसने मुझे पूरे शहर के चक्कर लगवा दिए। विश्वनाथ जी ने सुलोचना का बैग पकड़ा और तीनों अंदर आए। घर में घुसते ही सुलोचना की पैनी नजरें चारों तरफ घूमने लगीं। सच में वाणी, तुमने घर को कितना साफ रखा है, सुलोचना ने तारीफ की, पर उनकी आंखें अब भी किसी को ढूंढ रही थीं। तभी उनकी नजर बहू के कमरे की ओर गई। अरे, शिखा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गायब हो गई? सुलोचना ने ऊंची आवाज में पूछा। क्या बताऊं सुलोचना, वह नौकरी करती है ना, तो आज रविवार को भी ऑफिस बुला लिया। सुलोचना की आंखें और बड़ी हो गईं। रविवार को भी ऑफिस? वह हैरान रह गईं। उसी समय अमित अपने 6 साल के बेटे को गोद में लेकर कमरे से बाहर आया। हाथ में फोन था, पर अपनी बड़ी मां को देखकर उसने फोन जेब में रख लिया। अरे अमित, कैसे हो? सुलोचना ने पूछा। अमित, क्या शिखा आज रविवार को भी ऑफिस गई है? हाँ बड़ी मां, प्राइवेट नौकरी है ना, तो रविवार को भी बुला लेते हैं। सुलोचना ने सिर हिलाया। देखो, मैं तुम सबसे मिलने आई हूं, पर बहू के बिना सब अधूरा सा लग रहा है। वाणी मुस्कुराते हुए बोली, अरे हम हैं ना, बैठो बातें करते हैं। वैसे बहू ने कहा है कि वह जल्दी आ जाएगी। पर वाणी, अगर बहू नहीं है तो खाना कौन बनाएगा? बाहर का खाना पेट खराब करता है और सेहत के लिए भी बुरा है। वाणी ने तुरंत जवाब दिया, अरे बाहर से कौन मंगवा रहा है? बहू सब खाना बनाकर गई है। वाणी ने झूठ बोल दिया। अच्छा। सुलोचना की आंखों में थोड़ा सुकून आया। ठीक है फिर, सफर में भूख से जान निकल रही है, जल्दी कुछ खाने को दो। वाणी जी और विश्वनाथ जी ने इज्जत बचाने के लिए पूरी कोशिश की। डाइनिंग टेबल पर खाना सज गया। आलू, गोभी की सब्जी, मसाला दाल और हरी मिर्च की चटनी। वाणी जी गरमागरम चावल परोसने लगीं। तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे। सुलोचना ने पहला निवाला लिया। पहला निवाला चबाते ही वह अचानक रुक गईं। उनकी नजरें वाणी पर ठहर गईं। एक बात पूछूं वाणी, क्या यह सब सच में बहू ने बनाया है? वाणी का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया।
कुछ पल की खामोशी के बाद वह बोली, हाँ, बहू ने ही बनाया है। सुलोचना से झूठ बोलोगी? क्या मैं अपनी बहन के हाथ का स्वाद नहीं पहचानती? वाणी के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। उसने धीमी मुस्कान के साथ अपने पति की ओर देखते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था न कि सुलोचना पहचान जाएगी कि खाना मैंने बनाया है। विश्वनाथ जी ने भी नाटक जारी रखते हुए कहा, हाँ, मानना पड़ेगा। तुम दोनों बहनों का कोई जवाब नहीं, एक दूसरे को कितना अच्छा पहचानती हो। सुलोचना ने जीत की मुस्कान बिखेरी और फिर से खाने में मग्न हो गई। खैर, स्वाद वाकई लाजवाब है वाणी। इसी बीच वाणी जी ने अपने पोते बंटी को भी उसके कमरे में खाना दे दिया। बंटी अंदर टीवी देख रहा था। मैं जरा बाहर टहलने जा रहा हूँ, थोड़ी ताजी हवा ले आऊंगा। खाना खाने के बाद विश्वनाथ जी बोले। अमित ने भी मौके का फायदा उठाते हुए कहा, हाँ, मैं भी दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ बड़ी माँ। आप और मम्मी बातें कीजिए, मैं जल्दी लौट आऊंगा। दोनों घर से निकल गए। वाणी जी ने अभी खाना नहीं खाया था, इसलिए वह अपनी थाली लेकर बैठने ही वाली थीं कि सुलोचना ने फिर बातों का सिलसिला शुरू किया। एक बात कहूं वाणी, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने बहू को कुछ ज्यादा ही आजादी दे दी है? आज घर में कोई आया है तो भी वह ऑफिस में है। ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? वाणी ने हल्के से मुस्कुराते हुए बात टालने की कोशिश की। अरे कोई बात नहीं जीजी। लेकिन सुलोचना चुप होने वाली नहीं थी। अरे क्या कोई बात नहीं? अगर बहू घर नहीं संभाल सकती तो मेरे बेटे से उसकी शादी करने का क्या फायदा? मैंने ऐसी बहुएं देखी हैं जो बाहर भी कमाती हैं और घर भी संभालती हैं। सास तो आराम से बैठती है। हमने पूरी जिंदगी काम किया, अब इस उम्र में भी अगर हमें रसोई में खटना पड़े तो फिर बहू का क्या फायदा? वाणी जी ने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, अरे जीजी, मेरी बहू भी कम नहीं है। घर पर जब तक रहती है सब कुछ संभाल लेती है। सुबह से रात तक भाग भाग कर घर चकाचक रखती है और फिर नौकरी पर जाकर पैसे भी कमाती है। वाणी हंसी, पर सुलोचना को बहू की तारीफ हजम नहीं हुई। उन्होंने तुरंत कहा, पर इससे तुम्हें क्या फायदा वाणी? मुझे देखो, मैंने अपनी दोनों बहुओं को घर के कामों की जिम्मेदारी सौंप दी है। नौकरी न करने को पहले ही कह दिया था। अब दोनों बहुएं पूरा घर संभालती हैं। मेरी एक पुकार पर दोनों जी माँ जी कहती हुई आती हैं। और यहाँ तुम्हें रसोई में छोड़कर तुम्हारी बहू बाहर मजे से घूम रही है। खाना खाने के बाद वाणी जी बर्तन रसोई में ले गईं। सुलोचना पीछे पीछे आईं और हैरान रह गईं। अब बर्तन भी तुम ही मांझोगी वाणी? वाणी ने सहजता से जवाब दिया, हाँ, आज रविवार है, काम वाली नहीं आएगी तो बर्तन तो धोने ही होंगे। सुलोचना के चेहरे पर असंतोष फैल गया। तो तुम्हारी महारानी क्या करेगी? तुम्हारा बनाया खाना खाएगी और तुम उसकी जूठी थाली भी साफ करोगी। उसके बेटे को भी तुम ही संभालोगी। इस हिसाब से तो तुम अपनी बहू की नौकरी कर रही हो। वाणी जी ने सिंक में बर्तन रखते हुए कहा, अरे, मैं बहू की नौकरी क्यों करूंगी? यह तो बस काम है। काम वाली नहीं आई तो खुद करना पड़ रहा है ना? सुलोचना ने व्यंग्य से कहा, तुम्हारी बहू ने तुम्हें पागल बना रखा है। मत भूलो कि तुम सुलोचना की बहन हो। आदेश देना सीखो। उसे नौकरी छोड़ने को कहो। उससे कहो कि अब घर पर बैठकर घर संभाले। वाणी जी बर्तन धोते हुए मुस्कुराकर बोली, आप कह रही हैं जैसे मैं कहूंगी और वह मान जाएगी। शिखा किसी भी हाल में नौकरी नहीं छोड़ेगी। पैसे कमाने की लगन और खुद मेहनत करने का विचार उसके मन में है। यह सुनकर सुलोचना ने अपना सिर पकड़ लिया। हे भगवान, ऐसी लड़की को बहू बनाकर क्यों लाए वाणी? तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सबसे जरूरी तो घर का काम है। शादी के बाद अगर एक स्त्री घर के काम, परिवार के लिए खाना और बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती तो उसका स्त्री होने का क्या फायदा? वाणी की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। क्या सुलोचना जीजी सही कह रही हैं? उसके मन में एक छोटा सा संदेह पैदा होने लगा। वह खामोश हो गई और बस सिर हिलाकर सुलोचना की बातें सुनती रही।
सुलोचना ने उसकी खामोशी को अपनी जीत समझा। देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूं। अब बहू को घर की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। अब तक तुमने घर संभाला, अब इस उम्र में तुम्हें आराम करना चाहिए। सुलोचना की बातों ने वाणी के मन में एक बीज बो दिया था, जो धीरे धीरे जड़ पकड़ने लगा। शाम हो गई। सुलोचना और वाणी की बातें अब धीमी पड़ गई थीं। विश्वनाथ जी बगल के कमरे में आराम कर रहे थे। सुलोचना ने घड़ी पर नजर डाली और फिर पूछताछ के लहजे में कहा, तुमने तो कहा था कि बहू जल्दी आ जाएगी, पर अब तो मेरे जाने का समय हो गया है। वाणी के मन में वह बात गहराई तक बैठ गई थी। अब शिखा की देरी उस आग में घी डालने जैसी थी। वह शांत थी, पर मन में असंतोष पनपने लगा था। उसे अब तक आ जाना चाहिए था, कम से कम फोन तो करना चाहिए था। उसी समय डोरबेल बजी। वाणी उठी और दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही शिखा अंदर आई। पसीना, बिखरे बाल और आंखों में थकान। अंदर आते ही उसने बैग एक तरफ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहा। बॉस ने मेरी बहुत तारीफ की। प्रमोशन की भी पूरी उम्मीद है। फिर उसने सुलोचना की ओर देखा और झुककर उनके पैर छुए। सुलोचना ने शिखा को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे उसकी हर हरकत का विश्लेषण कर रही हों। फिर उन्होंने शिकायत के लहजे में कहा, वाह शिखा, तुम बहुत भाग्यशाली हो। घर में मेहमान आएं या कितना भी काम हो, तुम्हें घर संभालने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी नौकरी ही महत्वपूर्ण है। शिखा का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। उसने सफाई देने की कोशिश की, वैसा नहीं है मौसी जी, आज एक जरूरी मीटिंग थी। पर सुलोचना ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बस बहू, अपनी नौकरी के चक्कर में तुम घर को भी नहीं देख पा रही हो। बेटे को हवा में छोड़ दिया है। तुम पहले एक स्त्री हो, यह भूल रही हो। उसके बाद तुम किसी कंपनी की कर्मचारी हो। एक स्त्री का धर्म घर संभालना है, पर तुम इसमें विफल रही हो। शिखा स्तब्ध रह गई। इससे पहले कि वह कुछ कहती, सुलोचना ने अपना बैग उठा लिया। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। वाणी उसे छोड़ने बाहर तक गई। लेकिन घर लौटने के बाद सुलोचना की बातें वाणी के मन में तूफान की तरह गूंज रही थीं। उसे लगने लगा कि बहू की वजह से उसके साथ अन्याय हो रहा है। शिखा को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आखिर बहुएं घर के कामों के लिए ही तो होती हैं। अब वाणी ने मन बना लिया था कि वह अपनी बहू की नौकरी छुड़वा कर ही रहेगी। अगली सुबह जब अमित डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहा था, वाणी ने मौका पाकर बात शुरू की। अमित, मैं चाहती हूं कि अब शिखा नौकरी छोड़ दे। घर के काम और बंटी की देखभाल अब मुझसे नहीं हो पा रही है। अमित ने अखबार नीचे रखा और आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा। माँ, शिखा घर पर बैठकर क्या करेगी? काम वाली तो आती है ना? सब ठीक तो चल रहा है। सुबह रसोई का सारा काम शिखा करके जाती है। अमित सही कह रहा है। बहू पढ़ी लिखी है, मेहनत करती है, तो इसमें समस्या क्या है? वह घर भी संभालती है और घर में पैसे भी आते हैं। इसमें गलत क्या है? विश्वनाथ जी ने भी अपनी राय दी, लेकिन वाणी का चेहरा कठोर हो गया। वाह, बहू घर क्या खाक संभालती है? मेहमान आए तो भी वह ऑफिस चली जाती है। क्या यह कोई तरीका है? और पैसों की बात है तो उसके पैसों से घर नहीं चल रहा। घर का खर्च मेरा बेटा संभाल रहा है। वह गुस्से में बोली। सुलोचना की बातें वाणी के मन में इतनी गहराई तक बैठ गई थीं कि वह अपना इरादा बदलने को तैयार नहीं थी। उस दिन के बाद से वाणी जी का व्यवहार बदल गया। पहले वह शिखा की थोड़ी बहुत मदद कर दिया करती थीं। सब्जी काट देना या कपड़े तह लगा देना, पर अब उन्होंने सारा काम शिखा पर छोड़ दिया। रसोई से लेकर कपड़ों तक हर छोटा बड़ा काम अब शिखा की जिम्मेदारी बन गया। एक दिन जब शिखा ऑफिस से लौटी, उसके कंधों पर बैग का भार और चेहरे पर भारी थकान थी। दरवाजा खोलते ही अमित की आवाज गूंजी। वह अभी ऑफिस से आया था और सोफे पर थका हुआ बैठा था। शिखा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से चाय का इंतजार कर रहा हूं, तुम्हें पता है? शिखा ने आश्चर्य से अमित की ओर देखा। वो आज ऑफिस में
अपनी बात पूरी करती उससे पहले वाणी जी कमरे से बाहर आईं। उनकी आंखों में नाराजगी थी। बस बहाने बाद में बनाना। पहले मेरे बेटे के लिए चाय बनाओ। बेचारा ऑफिस से थक कर आया है। तुम्हें तो जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं है। शिखा एक पल के लिए सुन्न रह गई। वाणी जी का वह कठोर स्वर उसके दिल में चुभ गया। पहले सास कितनी प्यार से बात करती थीं, पर अब हर बात में एक व्यंग्य और हर चीज में एक दोष। उसके मन ने कुछ कहना चाहा, पर वह चुप रही। बैग सोफे पर रखा और रसोई की ओर चल दी। सास का बदला हुआ रवैया और अमित की बेरुखी उसे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। ढेर सारे कपड़े भी तह लगाने के लिए बचे थे। ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद वह पहले से ही थकी हुई थी। अगली सुबह भी उसने भागदौड़ में बड़ी मुश्किल से सारे काम पूरे किए। तभी ऑफिस की कैब का हॉर्न बजा। वह खुद को आईने में देख भी नहीं पाई। जैसे तैसे बाल संवारे, पर्स उठाया और दौड़ पड़ी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन सुबह शिखा जब सोकर उठी, उसने देखा कि बंटी बिस्तर पर तड़प रहा है। चेहरा लाल था। क्या हुआ बंटी? शिखा ने घबराकर पूछा। उसने बेटे के माथे को छुआ, शरीर तप रहा था। मम्मी, सिर में बहुत दर्द है, बंटी ने कमजोर आवाज में कहा। शिखा घबरा गई। बुखार 102 डिग्री था। शिखा ने तुरंत बुखार की दवा दी और माथे पर ठंडी पट्टियां रखने लगी। अमित ने स्पष्ट कह दिया कि वह ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, इसलिए शिखा को घर पर ही रुकना पड़ा। उसने ऑफिस में मेल करके वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मांगी, पर बॉस ने सख्ती से कहा, आज काम पूरा करना ही होगा। क्लाइंट मीटिंग शाम को है और तुम्हारी रिपोर्ट बहुत जरूरी है। वाणी जी हॉल में आराम से बैठी थीं। टीवी पर भजन चल रहे थे। माँ जी, क्या आप जरा बंटी के पास बैठेंगी? उसे बुखार है। वाणी जी ने अनसुना कर दिया। कितनी बार कहा है कि ऑफिस का काम घर मत लाया करो। मेरी बात तो सुनती ही नहीं हो। क्या बच्चों से बढ़कर भी कुछ होता है? शिखा की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं इसे अपनी बेटी जैसा मानता हूं और अपनी बेटी को इतना दुखी नहीं देख सकता, पीछे से विश्वनाथ जी बोले। शिखा ने सिर उठाया। मैं बहुत थक गई हूं पापा जी। मैं घर और ऑफिस दोनों को संभालने की कोशिश कर रही हूं, पर मैं देख रहा हूं शिखा, सब देख रहा हूं, विश्वनाथ जी ने उसे टोकते हुए कहा। पर परिस्थितियों का सामना करने के दो ही रास्ते होते हैं, या तो हम उनके सामने झुक जाएं या कोई समाधान निकालें। बदलाव हमें खुद से शुरू करना होगा। शिखा, अब तुम्हें अपने लिए एक फैसला लेना होगा। शिखा ने सिर हिलाया। उसने रात भर बहुत सोचा। अगले दिन शाम को जब वह ऑफिस से लौटी, उसके चेहरे पर एक संकल्प था। घर में घुसते ही उसने देखा कि सब हॉल में टीवी देख रहे हैं। आज फिर देरी? अब क्या बहाना है? वाणी जी ने पूछा। शिखा ने सास की ओर देखा और सोफे पर बैठते हुए कहा, बस माँ जी, आज आखिरी बार देरी हुई है। अब से ऐसा कभी नहीं होगा। कल से सब काम समय पर होंगे। वाणी जी ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, कल से ऐसा क्या होने वाला है? शिखा ने शांत स्वर में कहा, मैंने आज अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। कल से मैं घर पर ही रहूंगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अमित चौंक गया। तुमने नौकरी छोड़ दी? मुझसे बिना पूछे? शिखा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, पूछती तो तुम मना कर देते, पर अब मेरा फैसला ही मेरा जवाब है। वाणी जी बहुत खुश हुईं। तुमने बिल्कुल सही किया बहू, यही मैं चाहती थी। अब घर पर रहो और सब संभालो। वैसे भी औरतों के लिए नौकरी वोकरी आसान नहीं होती। अमित ने अपनी मां की ओर देखा और फिर सिर पकड़ लिया, पर मां की खुशी देखकर वह चुप रहा। विश्वनाथ जी एक कोने में चुपचाप बैठे सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। दिन बीतने लगे। शिखा अब पूरी तरह घर के कामों में लग गई थी। एक दिन वाणी जी ने कहा, अरे अमित, जरा 1000 रुपये दो। तुम्हारी मौसी के यहाँ शादी है तो गिफ्ट लेना है और मुझे साड़ी भी खरीदनी है। अमित ने झुंझलाकर कहा, माँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास जो हैं उन्हीं से इंतजाम कर लो। 2 दिन बाद वाणी जी का चश्मा टूट गया और दवाइयां भी खत्म हो गईं। अमित,
थोड़े पैसे दो, चश्मा ठीक कराना है और दवाइयां भी लानी है। माँ, मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी तो तुम्हारी सैलरी आई है, वाणी जी ने कहा। अमित गुस्से में बोला, आई है, पर उसमें से 8,000 घर की ईएमआई में चले गए, 1,000 रुपये बंटी की स्कूल फीस में और बाकी खर्चों में। अब आधा महीना भी नहीं बीता और पैसे खत्म होने वाले हैं। घर कैसे चलाऊं? विश्वनाथ जी ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी। पर अमित, अब तक तो पैसों की समस्या कभी नहीं आई थी। अमित ने अपने पिता की ओर गुस्से में देखा। कैसे कह रहे हैं आप पापा? शिखा की नौकरी से हर महीने 20,000 रुपये आते थे। उन्हीं से घर की ईएमआई और स्कूल फीस जाती थी। वह अचानक खड़ा हो गया और शिखा की ओर देखकर चिल्लाया, यह नौकरी छोड़कर घर बैठ गई है, जैसे घर के खर्चों से इसका कोई लेना देना ही न हो। कुछ ही दिनों में इसका प्रमोशन होने वाला था और सैलरी भी 1.5 गुना बढ़ जाती। यह सुनकर वाणी की आंखें फटी रह गई। अमित चिल्लाता रहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि इतनी महंगाई में घर कैसे चलेगा? क्या मैं अकेला सब देख सकता हूं? इससे पहले कि शिखा कुछ कहती, विश्वनाथ जी की गंभीर आवाज गूंजी, अमित, यह सवाल बहू से नहीं, अपनी मां से पूछो। वाणी जी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। विश्वनाथ जी अपनी पत्नी को छोड़ने के मूड में नहीं थे। हाँ, फैसला बहू का था, पर उस फैसले की नींव किसने रखी, यह भी समझना होगा। जैसे कमाने के लिए एक से ज्यादा लोगों की जरूरत है, वैसे ही घर चलाने और संभालने के लिए भी सबका साथ चाहिए। वाणी, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी बहू भी दिन भर काम करती है? ऑफिस से वह थक कर आती है। क्या ऑफिस कोई फूलों की बगिया है? नहीं, वह भी अमित की तरह कंप्यूटर स्क्रीन के सामने घंटों बैठती है। डेडलाइन का बोझ उसके कंधों पर भी होता है। वह कोई मशीन नहीं है। कभी सोचा कि उसे भी सुकून के 2 पल चाहिए? पर वह आती है तो हम सब चाय के लिए उसका इंतजार करते हैं। अगर तुम उसकी मदद कर देती तो क्या हो जाता? कमरे में सन्नाटा छा गया। विश्वनाथ जी की बातों ने वाणी के दिल को चीर दिया था। उसकी नजरें झुक गईं। उसे गहरा पछतावा हुआ। मैंने अपनी बहू के साथ इतना क्रूर व्यवहार कैसे किया? सुलोचना जीजी की बातों में आकर मैंने शिखा के साथ कितना अन्याय किया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी अमित बोला। उसकी आवाज में भी आत्मग्लानि थी। सच में शिखा, गलती मेरी भी है। मेरी पत्नी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर चलाती है, तो मुझे भी घर के कामों में उसकी मदद करनी चाहिए थी। मैं भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हूं। अमित की बात सुनकर शिखा की आंखें भर आईं। वाणी जी ने उठकर शिखा का हाथ पकड़ा और कांपती आवाज में कहा, शिखा, मुझे माफ कर दो। मैं सुलोचना की बातों में आ गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर रही हूं। तुमने घर के लिए इतना कुछ किया और मैंने सिर्फ तुम पर दोष मढ़े। नहीं माँ जी, शिखा ने तुरंत उनके हाथ थाम लिए। आप मेरी माँ समान हैं। बहू, अब तुम जो भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझे मेरी हंसती मुस्कुराती बहू वापस चाहिए। विश्वनाथ जी मुस्कुराए और बहू की ओर देखकर बोले, शिखा, मेरा आइडिया काम कर गया ना? कुछ ही दिनों में माँ बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने हंसते हुए राज खोला। शिखा ने नौकरी नहीं छोड़ी है। उसने ऑफिस से बस 20 दिन की छुट्टियां ली थीं, जो हर कर्मचारी को मिलती हैं। वाणी और अमित हैरान रह गए। मतलब तुमने नौकरी नहीं छोड़ी? दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। कुछ दिनों बाद शिखा फिर से ऑफिस जाने लगी। उसकी मेहनत और लगन ने उसे जल्द ही ब्रांच मैनेजर बना दिया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी थी। घर में फिर से खुशियां लौट आईं। वाणी जी अब शिखा की मदद करती थीं और अमित भी घर के कामों और बंटी को संभालने में हाथ बंटाता था। सुलोचना की बातें अब वाणी के मन से पूरी तरह धुल चुकी थीं। इस बात को 6 महीने बीत चुके थे। शिखा को पता चला कि बड़ी सास सुलोचना आज फिर आ रही हैं। शिखा का चेहरा पीला पड़ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे डर था कि कहीं फिर से वही जहर भरी बातें घर की शांति न छीन लें। शिखा ऑफिस से जल्दी घर आ गई।
तभी डोरबेल बजी। शिखा ने दरवाजा खोला, पर सामने का नजारा देखकर वह दंग रह गई। सुलोचना जी फूट फूट कर रो रही थीं। हॉल में सब जमा हो गए। क्या हुआ जीजी? सब ठीक तो है ना? वाणी ने घबराकर पूछा। जब सुलोचना थोड़ी शांत हुईं, तो उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। पिछले कुछ महीनों से मेरे दोनों बेटों और बहुओं के बीच झगड़े चल रहे हैं। दोनों को जायदाद में अपना हिस्सा चाहिए। जो भाई एक दूसरे के लिए जान देते थे, आज अपनी पत्नियों की बातों में आकर दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने जायदाद बांट ली और मेरा सोचे बिना घर छोड़कर चले गए। उन्हें सिर्फ संपत्ति चाहिए थी, मां नहीं। मैंने सोचा तीर्थ यात्रा से शांति मिलेगी, पर कहीं शांति नहीं मिली। घर लौटी तो उन निर्दयी बच्चों ने मुझे घर में घुसने तक नहीं दिया। वाणी की आंखें भर आईं। मत रो जीजी, मैं हूं ना, तुम यहीं मेरे साथ रहो। सुलोचना ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं वाणी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने फैसला किया है कि मैं वृद्धाश्रम जाऊंगी। बस आज मन भारी था तो तुमसे मिलने चली आई। शिखा और विश्वनाथ जी चुपचाप सब सुन रहे थे। सुलोचना वहां से चली गईं। विश्वनाथ जी के मन में एक विचार आया, शायद यही ईश्वर की लीला है। जो दूसरों के घरों में आग लगाती थी, आज उसके अपने घर में आग लगी है। इंसान माने या न माने, कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। आपके यहां भी कोई सुलोचना के जैसे लोग हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।